हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। मैं विजेंद्र फौजदार आपका लोहागढ़ बजरंग क्लासेज में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए हिंदी व्याकरण टेस्ट सीरीज के अंतर्गत मॉडल पेपर 8 लेकर के आए हैं, जो आपके लिए रीट, सीटेट, बीएसटीसी, पीटीईटी, पटवार और कंपटीशन एग्जाम के लिए टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर के आए हैं, जो आपके लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, संस्कृत से आए किस शब्द में विसर्ग चिन्ह का प्रयोग हुआ है? ये बताना है यहाँ पर। मनस्थिति, दुख, प्राय, उपरोक्त सभी। तो देखिए, मनस्थिति, दुख और प्राय, इन सभी में विसर्ग चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथी, वो क्या हो जाएगा? डी वाला आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। कौन सा हो जाएगा? उपरोक्त सभी यहाँ पर राइट होने वाला है। आगे देखते हैं, आगे वाला जो क्वेश्चन है हमारा। तो देखिए, अगर बात करें विसर्ग चिन्हों की, तो विसर्गों का बोध प्रयोग केवल उन संस्कृत शब्दों में किया जाता है जो हिंदी में उसी रूप में प्रचलित किए जाते हैं। यानी ऐसे संस्कृत के शब्द जो हिंदी में उसी रूप में लिए जाते हैं, उनमें विसर्ग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रादुर्भाव का संधि विच्छेद है। प्रादुर्भाव का संधि विच्छेद बताना है आपको यहाँ पर। प्राद प्लस अभाव, प्राद प्लस भाव, प्र प्लस आद प्लस भाव, प्रादु प्लस अभाव। तो प्रादुर्भाव, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? प्रादु प्लस भाव, यहाँ पर इसकी संधि होगी। अगर बात करें तो यहाँ पर जो संधि है वो रा का क्या हो रहा है? रा का विसर्ग हो रहा है। किसका हो रहा है? रा का विसर्ग हो रहा है, तो यहाँ पर रुत विसर्ग संधि हो जाएगी। यहाँ पर कौन सी संधि प्रयोग में आएगी? रुत विसर्ग संधि। तो बा वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, रुत विसर्ग संधि। तो प्रादुर्भाव में संधि कौन सी है? विसर्ग संधि है, ये भी ध्यान में रखना, रुत विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान काल के कितने भेद है? यानी वर्तमान काल है उसके भेद बता रहे, 3 भेद, 4 भेद, 5 भेद या 7 भेद। तो हिंदी के अंतर्गत वर्तमान काल के भेदों को बताना है यहाँ पर, कितने भेद होते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, वर्तमान काल के जो भेद हैं वो कितने? 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5। सा वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो 5 भेद होते हैं वर्तमान काल के। और क्रिया के उस रूप को वर्तमान काल कहते हैं जिसमें क्रिया का वर्तमान समय में होना पाया जाता है। यही क्रिया का ऐसा रूप जिसमें क्रिया का वर्तमान समय में होना पाया जाए, उसी क्या कहेंगे? वर्तमान काल कहेंगे। इसके भेद कितने? 5 भेद बताए गए। कितने भेद हैं? 5 भेद। तो देखिए 5 भेदों में पहला कौन सा आता है? सामान्य वर्तमान, सामान्य वर्तमान काल। दूसरा तात्कालिक वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान। और तीसरा आता है पूर्ण वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल, ये जो भी जैसे मैं खाना खाता हूँ, ये क्या सामान्य वर्तमान काल है। तत्कालिक, यही उसी समय तत्काल समय में होने वाला कार्य। और पूर्ण वर्तमान, यही किसी कार्य का वर्तमान में पूर्ण होना पाया जाए, तो उसे क्या कहेंगे? पूर्ण वर्तमान काल। आगे देखते हैं, चौथा प्रकार देखेंगे इसका। तो चौथा जो प्रकार है वो है संदिग्ध वर्तमान। संदिग्ध वर्तमान काल, यानी किसी की संभावना होने की संभावना पाई जाती है, उसे कहते हैं संदिग्ध वर्तमान। यानी इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता कि वर्तमान काल हो रहा है या नहीं। पांचवा आता है पांचवा है जो संभाव्य वर्तमान काल। पांचवा कौन सा है? संभाव्य वर्तमान काल।
तो ये 5 प्रकार होते हैं वर्तमान काल के। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेरे प्यारे साथियों, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? पुल्लिंग शब्द के बारे में बताना है यहाँ पर, कौन सा पुल्लिंग नहीं है ये बताना है। मकान, पहाड़, किताब, कमरा। तो यहाँ पर पुल्लिंग शब्द नहीं है ये ढूंढना है। तो देखिए यहाँ पर पुल्लिंग कौन सा नहीं है मेरे प्यारे साथियों, आपको पता चल रहा होगा, किताब। कौन सा नहीं है? किताब। सवाल आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाए। किताब कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग है। कैसा है? स्त्रीलिंग। और सभी मकान, पहाड़ और कमरा ये सभी कैसे हैं? पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुद्ध शब्द है, यहाँ पर शुद्ध शब्दों के बारे में बताना है। कौन सा शुद्ध है? साहित्यिक, ये सही है, शुद्ध शब्द है। सीमांत, ये भी शुद्ध शब्द है। सिंचाई भी शुद्ध शब्द है। और दा उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो आंसर होने वाला है वो कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? तो दा वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब देखिए अगला क्वेश्चन आता है हमारा, आगा पीछा में कौन सा समास है? आगा पीछा में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या बहुब्रीहि समास? तो आगा पीछा में कौन सा समास होगा मेरे प्यारे साथियों? जल्दी से जल्दी बता दीजिए। आगा और पीछा, आगे और पीछे, आगे और पीछे। किसका लोप हो रहा है इसमें? और का लोप हो रहा है। किसका लोप हो रहा है? और। तो यहाँ पर समास कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व समास। यहीं अगर दो शब्दों के मध्य और का लोप हो, किसका लोप हो? और का लोप हो, और उनके मध्य में योजक चिन्ह आए। कौन सा चिन्ह आए? आगे पीछे। जैसे हम लिखते हैं आगे पीछे, तो इनके मध्य कौन सा चिन्ह लगाएंगे? योजक चिन्ह। योजक चिन्ह लगेगा और इसके मध्य और का लोप होता है। किसका लोप होता है? और। तो उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वंद्व समास। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। ये जो भी दोनों पद हैं वो कैसे होते हैं? प्रधान। जैसे आगे और पीछे दोनों प्रधान हैं, आगे और पीछे दोनों शब्द प्रधान हैं और समान होते हैं। कैसे होते हैं? समान और प्रधान होते हैं, और दोनों के स्वतंत्र अर्थ निकलते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? द्वंद्व समास। तो यहाँ पर कौन सा हो गया? द्वंद्व समास। अगर द्विगु समास की बात करें तो द्विगु समास कैसा होता है? संख्यावाची होता है। कैसा होता है? संख्यावाची। तत्पुरुष समास की बात करें तो तत्पुरुष समास में कर्ता के जो प्रकार होते हैं उसी आधार पर तत्पुरुष समास के भेद भी किए जाते हैं। आता है बहुब्रीहि समास, एक भिन्न अर्थ देने वाला समास, यानी किसी शब्द का भिन्न अर्थ निकलता है विग्रह करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पर जो आंसर हो रहा है मेरे प्यारे साथियों वो कौन सा हो रहा है हमारा? द्विगु समास हो रहा है। कौन सा हो रहा है? द्वंद्व समास। कौन सा होगा? आ वाला आंसर है वो करेक्ट है यहाँ पर, द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अध खिला शब्द में उपसर्ग है। अध खिला, तो कौन सा उपसर्ग है मेरे पास? अध प्लस खिला। तो आपको पता चलेगा अध कौन सा उपसर्ग है यहाँ पर? अध उपसर्ग पूछा है। उपसर्ग किसे कहते हैं? जो शब्द के पूर्व लगने वाला लग करके एक नया अर्थ प्रदान करते हैं, उसको क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। तो आ वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हर काम को देर से करने वाले, हर काम को देर से करने वाले के लिए एक शब्द है। हर काम को देर से करने वाला के लिए एक शब्द में क्या आंसर आएगा इसका? एक शब्द होता है दीर्घदर्शी, अदूरदर्शी, दीर्घसूत्री, विलंबी। यहाँ पर कौन सा आंसर आएगा मेरे प्यारे साथियों? जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए। हर काम को देर से करने वाला क्या कहलाएगा? दीर्घसूत्री। क्या कहलाएगा? दीर्घसूत्री कहलाता है। सवाल आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन है, संकेतिक अर्थ को प्रकट करने वाली शक्ति का नाम है। संकेतिक अर्थ या प्रसिद्ध अर्थ, क्या कहते हैं? संकेतिक कह दो या प्रसिद्ध। अर्थ को प्रकट करने वाली शक्ति कौन सी है? अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति, व्यंजना शब्द शक्ति, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर क्या आंसर होने वाला है इसका? जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए।
सांकेतिक अर्थ या प्रसिद्ध अर्थ को प्रकट करने वाली शब्द शक्ति को क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे मेरे प्यारे साथियों अभिधा। क्या कहेंगे? अभिधा शब्द शक्ति। आ वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अभिधा को क्या कहते हैं? वाच्यार्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाच्यार्थ को प्रकट करने वाली शब्द शक्ति अभिधा कहलाती है। वाच्यार्थ को प्रकट करने वाली शब्द शक्ति क्या कहलाएगी? अभिधा। और लक्षार्थ को प्रकट करने वाली जो शब्द शक्ति है वो लक्षणा। और व्यंजना जो शब्द शक्ति है वो क्या है? व्यंग्यार्थ को व्यर्थ करने वाली शब्द शक्ति को क्या कहते हैं? व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। ध्यान में रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसे शब्द जो एक से अधिक सार्थक खंडों से मिलकर बने हैं शब्द कहलाते हैं। यानी ऐसे शब्द जो एक से अधिक सार्थक खंडों से मिलकर के बने हों, कैसे क्या शब्द कहलाएंगे यहाँ पर ये बताना है। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए मेरे प्यारे साथी, जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। तो ऐसे शब्द जो एक से अधिक सार्थक खंडों से मिलकर बनते हैं, एक से अधिक सार्थक खंडों से मिलकर के बनते हैं, उनको क्या कहेंगे? यौगिक शब्द कहते हैं। क्या कहेंगे? यौगिक शब्द। वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यानी एक से अधिक शब्दों, सार्थक शब्दों से मिलकर के बने शब्द क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे लंबोदर, लंबोदर, लंबे पेट वाला। तो लंबे पेट वाला कौन कहलाता है? श्री गणेश। किसको कहते हैं? श्री गणेश को कहते हैं। लंबा उधर दोनों अलग अलग हैं, तो श्री गणेश कहलाएगा। यह कैसा शब्द होगा? यौगिक शब्द कहलाएगा। अब बात करें रूढ़ शब्द के बारे में भी, तो देखिए रूढ़ जो शब्द है वो कैसे होते हैं? ऐसे सार्थक शब्द जिनका खंड नहीं किया जा सकता है और खंड करने पर उनका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता है, उसको कहते हैं रूढ़। जो किसी एक विशेष स्थिति या शब्द के लिए रूढ़ हो जाते हैं, जैसे पानी, जल, ये सभी क्या है? पा प्लस नी, इनका कोई सार्थक अलग अलग करने पर, खंडों करने पर कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता है। जल, जा और ला दोनों को अलग करने पर कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता है। एक निश्चित चीज़ के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, उसके लिए क्या होता है? रूढ़ हो जाते हैं। तो ऐसे शब्दों को कहते हैं रूढ़ शब्द। अब आते हैं योग रूढ़ शब्द पर। देखिए योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो किसी सार्थक शब्दों के समूह से मिलकर के बनते हैं और एक विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। यानी ना तो जिनका सार्थक अर्थ होता है और ना ही वो रूढ़ होते हैं। तो ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? योग रूढ़। यानी जो किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं उनको कहते हैं योग रूढ़ शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेरे प्यारे साथियों, अनिष्ट और अनिष्ट, अनिष्ट और अनिष्ट शब्द युगम का अर्थ बताना। यहाँ पर बुराई और बेवफा, बेवफा बुराई, गंदा बेवफा, बेवफा गंदा। अनिष्ट, अनिष्ट क्या कहलाएगा मेरे प्यारे साथियों? अनिष्ट और अनिष्ट। तो देखिए अनिष्ट किसे कहते हैं? बुराई। और अनिष्ट किसे को कहेंगे? बेवफा। तो यहाँ पर जो आंसर आने वाला है वो कौन सा हो जाएगा? आ वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बुराई और बेवफा, अनिष्ट बुराई और अनिष्ट बेवफा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ये द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण देना। तेल द्रव्यवाचक है, पीतल, सोना, उपरोक्त सभी। यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा बतानी है। देखिए मेरे प्यारे साथियों, तेल भी द्रव्यवाचक होता है, पीतल भी द्रव्यवाचक है और सोना भी द्रव्यवाचक है। तो इनको पिघला करके द्रव्य में परिवर्तित किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? डी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जो दा वाला आंसर है उपरोक्त सभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जो किस वाक्य में सर्वनाम है, यानी ऐसा वाक्य बताना है जिसमें जो सर्वनाम का कार्य कर रहा हो। काम करो जो ठीक से करो, जो काम करो ठीक से करो, काम ठीक से जो करो, काम करो ठीक हो जो। यहाँ पर जो सर्वनाम के रूप में कहाँ पर प्रयोग हुआ है ये बताना है। जो काम करो ठीक से करो, बाबा वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो जो यहाँ पर क्या है, सर्वनाम का कार्य कर रहा है। जो काम करो ठीक से करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झुठलाना, लजाना, शर्माना आदि कौन सी क्रिया है, ये बताना है यहाँ पर कौन सी क्रिया है। सामान्य क्रियाएं, नाम धातु क्रियाएं, क्रियार्थक क्रियाएं, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, झुठलाना, लजाना, शर्माना सामान्य क्रिया नहीं कहलाती हैं, क्रियार्थक भी नहीं है, या किसी को प्रेरित करने वाली क्रिया भी नहीं है। तो ये कैसी है, नाम धातु क्रिया। बाबा वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो झुठलाना, लजाना, शर्माना आदि कैसी हैं, नाम धातु क्रियाएं। इस प्रकार की क्रियाएं नाम धातु। और नाम धातु क्रिया की अगर बात करें तो किसको कहा जाता है, संज्ञा या सर्वनाम विशेषण शब्दों से बने क्रियापद नाम धातु क्रिया कहलाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बने शब्द क्या कहलाते हैं, नाम धातु क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राम बकरी का दूध पसंद करता है, वाक्य में क्रिया है। बकरी का दूध पसंद करता है, यहाँ पर क्रिया बतानी है। तो करता है, क्रिया कौन सी है, क्रिया कहाँ लगती है, वाक्य के अंत में लगती है। तो क्रिया कौन सी है, करता है। तो दा वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और करता है क्रिया कैसी है, सकर्मक क्रिया है। कैसी क्रिया है, सकर्मक क्रिया का यहाँ पर प्रयोग हुआ है, जो रामकर्ता के लिए उपयोग में लाई गई है। और ये पुल्लिंग शब्द है, जो एक वचन और उत्तम पुरुष रामकर्ता की क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य को करने वाला कारक कहलाता है। जो कार्य को करने वाला कारक है वो क्या कहलाता है, कर्म, संप्रदान, कर्ता, करण। तो कार्य को करने वाला क्या कहलाता है, कर्ता कहलाता है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा कौन सा हो जाएगा, सा वाला आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा, कर्ता कारक। कार्य को करने वाला क्या कहलाएगा, कर्ता कारक कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाक्य के अवयव हैं, यानी वाक्य के कितने अवयव या कितने अंग हैं। आ विधेय, बा उद्देश्य, सा आवा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो वाक्य के कितने अंग होते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो वाक्य के जो अंग होते हैं वो दो अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं, दो, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय, वाक्य के दो अंग होते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, सा वाला जो आंसर है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, आवा दोनों। तो बाकी के दो अंग होते हैं या अवयव होते हैं, उद्देश्य और विधेय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संज्ञा के पदान्वय में होता है। संज्ञा के भेद होते हैं, लिंग और वचन होते हैं, कारक और संज्ञा क्रिया का अन्य शब्दों के साथ संबंध होता है, उपरोक्त सभी। तो संज्ञा का जब पदान्वय किया जाता है तो उसमें संज्ञा के भेद, लिंग और वचन, कारक और संज्ञा क्रिया या अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध, तो ये सभी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। जो आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा प्यारे साथियों, वो हो जाएगा दा वाला जो आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 19वां क्वेश्चन आता है, हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य आदि भाव करने वाले शब्दों के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ये बताना है। यहाँ पर कौन सा विराम चिन्ह आएगा, पूर्ण विराम चिन्ह, विस्मयादिबोधक विराम चिन्ह, योजक चिन्ह या उद्धरण चिन्ह। तो किसका प्रयोग किया जाएगा मेरे प्यारे साथियों, तो ये भी कैसे शब्द हैं मेरे प्यारे साथियों, ये सभी जो शब्द हैं वो विस्मयादिबोधक शब्द हैं। ये कैसे शब्द हैं, विस्मयादिबोधक। तो इसमें जो चिन्ह लगे वो कैसे चिन्ह लगे, विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाए। कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, विस्मयादिबोधक। और विस्मयादिबोधक का जो चिन्ह है वो किस प्रकार से, इस प्रकार से विस्मयबोधक चिन्ह।
यहाँ पर लगाया जाता है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आता है, जहाँ किसी वाक्य या कथन का कुछ अंश छोड़ दिया जाता है वहाँ किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी कुछ वाक्य लिखा या शब्द लिखे और उसके बाद उसको छोड़ दिया गया, तो वहाँ पर कैसा चिन्ह आएगा? तुल्यता सूचक, पूरक चिन्ह, संक्षेप सूचक, लोप सूचक। तो वाक्य को छोड़ना, लोप करना, तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों? लोप सूचक शब्द आएगा। कौन सा आएगा? लोप सूचक शब्द आएगा। लोप सूचक चिन्ह आएंगे यहाँ पर, जैसे प्लस 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 लगा दिए इस प्रकार से, या इस प्रकार से। तो ये कैसे होते हैं? लोप सूचक शब्द कहलाते हैं। कैसे चिन्ह है ये? लोप सूचक। आगे देखिए, अब बात करते हैं तुल्यता सूचक के बारे में, बता देते हैं आपके लिए। तुल्यता सूचक का है तुलना करना। यही दो समान पदों में तुलना करना, तो क्या लगाया जाता है? बराबर का चिन्ह लगाया जाता है। क्या कहते हैं? जिसे तुल्यता सूचक चिन्ह कहते हैं। इस प्रकार का चिन्ह, इसका जो नाम है वो क्या है? तुल्यता सूचक चिन्ह है हिंदी में। और वैसे इसको क्या कहते हैं? बराबर, इक्वल, समानता को दर्शाने के लिए, तुलना करने के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है, इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं पूरक चिन्ह। पूरक चिन्ह में तुम्हारे पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्धविराम, ये सभी किसके उदाहरण आते हैं? पूरक चिन्ह के अंतर्गत आते हैं। अब बात करें संक्षेप सूचक चिन्ह की, तो संक्षेप सूचक क्या है? किसी शब्द को पूरा ना लिख करके अधूरा लिखने के लिए, संक्षेप में लिखने के लिए संक्षेप सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। वो इस प्रकार से होता है, ये संक्षेप सूचक है। जैसे डॉक्टर को पूरा ना लिख करके इस प्रकार से बनाते हैं, तो इससे क्या होता है? डॉक्टर। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन है, पद्मावत ग्रंथ की रचना कहते हैं। यही पद्मावत जो ग्रंथ है उसकी रचना किसने की थी? कुतुबन ने, मलिक मोहम्मद जायसी ने, कबीरदास ने, तुलसी ने। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। बा वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रियतम चलम चलो चलें उस पार, सोड़ित से दूं पांव पसार। उपयुक्त कविता के रचनाकार कौन है? यानी ये कविता किसने लिखी थी? प्रियतम चलो चलें उस पार, सोड़ित से दूं पांव पसार। अंचल ने, श्याम नारायण पांडे, जयशंकर प्रसाद, पंत, सुमित्रानंदन पंत। तो ये किसकी रचना है? तो मेरे प्यारे साथियों, ये जो रचना है वो किसकी है? श्याम नारायण पांडे ने लिखी थी। किसने लिखी थी ये? श्याम नारायण पांडे। बाबा वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, श्याम छछूंदर की गति होना, मुहावरे का अर्थ है। श्याम और छछूंदर की गति होना, मुहावरे का अर्थ बताना है यहाँ पर। दुविधा की स्थिति में, बहुत श्रम के बाद नगण्य उपलब्धि होना, यानी बहुत परिश्रम करना और उसके बाद बहुत कम प्राप्ति होना, ना आगे बढ़ना ना पीछे हटना, एक दूसरे के जानी दुश्मन होना। तो यहाँ पर इस मुहावरे का अर्थ बताना है मेरे प्यारे साथियों। तो सांप छछूंदर की जो गति होना, इस मुहावरे का जो अर्थ है वो क्या है? दुविधा की स्थिति होना। क्या हो जाएगा? दुविधा की स्थिति में होना। आवार आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, लोकोक्ति का आज से यह अर्थ बताइए। उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। साधारण व्यक्ति बेहोश हो जाता है, बदनाम व्यक्ति को बुराई का क्या डर होता है, बेशर्म व्यक्ति का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, नंगे व्यक्ति को किसी से वह नहीं लगता। तो देखिए यहाँ पर जो आंसर होने वाला है वो कौन सा हो जाएगा? उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, बदनाम व्यक्ति को बुराई का क्या डर, यानी कोई व्यक्ति बदनाम हो तो उससे बुराई से डर नहीं लगता है। तो बा वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन है, एक अच्छे पत्र में शामिल विशेषताएं होती है। यदि एक अच्छा पत्र जो लिखा जाता है उसकी विशेषताएं होती हैं, संक्षिप्तता होती है, संतुलित भाषा का प्रयोग होता है, शब्दों में तारतम्यता भी होती है, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? एक अच्छे पत्र में सभी संक्षिप्तता होनी चाहिए, संतुलित भाषा का प्रयोग भी होना चाहिए और तारतम्यता भी होनी चाहिए। शब्दों के मध्य तारतम्यता, क्रमबद्धता भी होनी
चाहिए। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा, दा वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 26वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसे सरकारी बजट में प्रकाशित किया जाता है। जो सरकारी बजट है उसमें प्रकाशित किया जाता है कार्यालय ज्ञापन को, निविदा को, अधिसूचना को, परिपत्र को। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, सरकारी बजट में क्या जारी की जाती है, क्या प्रकाशित की जाती है, अधिसूचना। क्या की जाती है, अधिसूचना। सा वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खाली जगह में विषय से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं को क्रमानुसार संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है। कार्यालय ज्ञापन में, कार्यालय टिप्पणी में, अधिसूचना में, परिपत्र में। तो किस में लिखा जाता है, विषय से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं को क्रमानुसार संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है। तो कार्यालय टिप्पणी में, इसमें लिखा जाएगा, कार्यालय टिप्पणी में लिखा जाएगा। बा वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, निर्देश दिया गया प्रश्न 28 से 30 तक नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर आगे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। शीर्ष के वृक्ष बड़े छायादार होते हैं। किसके वृक्ष, शीर्ष के वृक्ष छायादार होते हैं। पुराने भारत का रईस जिन मंगलजनक वृक्षों को अपनी चारदीवारी के पास लगाया करता था, उन्हें एक शीर्ष के छायादार और घन मिश्रण हरितमा से परिवेष्टित वृक्ष वाटिका जरूर बड़ी मनोहर लगती होगी। वात्सायन का कामसूत्र, तो कामसूत्र की रचनाकार कौन से, वात्सायन। ये बताया गया है कि वाटिका के सघन वृक्षों में झूला लगाया जाना चाहिए। यद्यपि पुराने कवि वो किसके, वकील के पेड़, यहाँ पर पेड़ वकील नहीं है, ये बकल शब्द है। कौन सा है, बकल, वकील गलत लिखा हुआ है यहाँ पर। तो बकल के पेड़ में ऐसे फूलों को लगा देना चाहते थे तथा शीर्ष क्या बुरा है, डाल इसकी अपेक्षाकृत कमजोर जरूर होती है, परंतु उसमें झूलने वालियों का वजन भी तो ज़्यादा नहीं होता। कवियों की यही तो बुरी आदत है कि वजन का एकदम ख्याल नहीं करते। मैं तंदिल नरपतियों की बात नहीं कर रहा हूँ, वे चाहें तो लोहे का पेड़ बनवा लें। तंदिल नरपति का मतलब है यहाँ पर भारी शरीर वाले। तो देखिए आगे हमें क्वेश्चनों के आंसर देने थे। प्राचीन भारत के रईसों की वाटिका को सर्वाधिक सुशोभित करने वाला वृक्ष कौन सा है। तो किस वृक्ष की बात की गई है यहाँ पर, प्राचीन भारत के रईसों की वाटिका को सर्वाधिक सुशोभित करने वाला वृक्ष है शीर्ष का वृक्ष, अशोक वृक्ष, पुनाग वृक्ष, अरिष्ट वृक्ष। तो किस वृक्ष की बात की गई है यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों, तो वो की गई है शीर्ष के वृक्ष की। वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शीर्ष के वृक्ष की विशेषता थी हरितमा, घनावा छायादार होना, घन मिश्रणता, तीनों। तो देखिए यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, शीर्ष के वृक्ष की क्या विशेषता थी, हरितमा थी, घना और छायादार भी था, और घन मिश्रणता भी थी। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, तीनों हो जाएगा। दा वाला आंसर यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पुराने कवियों ने जिस वृक्ष पर झूला डाले जाने का वर्णन किया है वह है, यही पुराने जो कवि थे उन्होंने कौन से वृक्ष पर झूला डालने की बात कही, शीर्ष के वृक्ष पर, बकुल के वृक्ष पर, अशोक के वृक्ष पर, अरिष्ट के वृक्ष पर। देखिए अरिष्ट का वृक्ष यहाँ प्रयोग नहीं आया है इस गद्यांश में, अशोक भी नहीं आया है, और शीर्ष और बकुल आए। तो पुराने कवियों की बात आई है, तो पुराने कवियों ने किसके बारे में कहा था मेरे प्यारे साथियों, वो कहा था बकुल वृक्ष के बारे में। किस वृक्ष के बारे में कहा था, बकुल वृक्ष। वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के राधे राधे, जय हिंद।